और आइए अब देखते हैं हमारी खास पेशकश सवाल 10 बजे। दुनिया की नजरें फिर ईरान पर टिक गई हैं। निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में साफ संदेश दिया कि अगर लोकतांत्रिक देश चुप रहेंगे तो ईरान में और जाने जाएंगी। उन्होंने अपने समर्थकों से ग्लोबल डे ऑफ एक्शन के तहत म्यूनिख, लॉस एंजलिस और टोरंटो में प्रदर्शन करने की पुकार की है। तो यहाँ पर देखिए, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में ईरान विरोधी प्रदर्शन को लेकर ईरानी विपक्षी संगठन मुजाहिदीन खल्क के समर्थक जुटे। रैली में हालिया विरोध प्रदर्शन और दमन का विरोध, मृतकों के लिए न्याय की मांग उठाई गई। तो राजनीतिक बदलाव की भी आवाज बुलंद हुई है। यूरोप में ईरान मुद्दे पर हंगामा तेज हुआ है। तो देखिए, जिस तरह से ये पूरा विवाद, ये पूरा मामला सामने आ रहा है, इसमें समझने की जरूरत है कि ईरानी विपक्षी संगठन मुजाहिदीन खल्क के समर्थक जुटे हैं और ऐसे में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में ईरानी विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा जा रहा है। रैली में हालिया विरोध प्रदर्शन और दमन का विरोध किया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर मृतकों के लिए न्याय की मांग भी उठाई गई है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में ईरान विरोधी प्रदर्शन, जिसमें राजनीतिक बदलाव की भी आवाज बुलंद की गई है। तो ये देखिए, हम जिस तरह से लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ इस वक्त ईरान की स्थिति है। यूरोप में ईरान मुद्दे पर हंगामा तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लगातार सुरक्षा को लेकर और जिस तरह से ईरान विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, उसी मामले को लेकर ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, इसको लेकर सीधे तौर पर ये समझा जा सकता है कि इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा, नई डील नहीं बनी तो सख्त नतीजे हो सकते हैं और शासन परिवर्तन भी एक विकल्प हो सकता है। तो इन बयानों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बहस और तेज हो गई है। म्यूनिख में ही ईरानी विपक्षी संगठन यानी कि ईरान का पीपल्स मुजाहिदीन संगठन के समर्थकों ने भी रैली निकाली है। प्रदर्शनकारियों ने हालिया देशव्यापी विरोधों पर ईरान सरकार की सख्त कार्रवाई का विरोध किया है और मृतकों के लिए न्याय और राजनीतिक बदलाव की मांग उठाई है। तो मौतों के आंकड़े भी विवाद का हिस्सा है। अमेरिकी ह्यूमन राइट्स एजेंसी के मुताबिक 7005 लोग मारे गए, जबकि ईरान सरकार ने 3117 मौतों की बात कही है। सरकारी आंकड़ों पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। तो वहीं देखिए, मौतों के आंकड़ों को लेकर विवाद जारी है। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से विवाद बढ़ा और क्या कुछ स्थिति है। तो अमेरिकी ह्यूमन राइट्स एजेंसी ने 7005 मौतों की बात कही है। तो ये पूरा डाटा है, इसमें 214 सरकारी बलों के सदस्य भी शामिल है और इसके अलावा एजेंसी के आंकड़े जमीन स्रोतों से सत्यापित किए गए हैं। ये जो पूरा रिकॉर्ड लिया गया है, तो ईरान सरकार ने 3117 मौतों की सूचना दी है। ये है आंकड़े मौतों के। तो पहले भी सरकारी आंकड़ों पर सवाल उठते रहे हैं और ऐसे में जिस तरह से ये पूरे डिटेल सामने आ रहे हैं, इसको लेकर विवाद जारी है। यानी मौतों के आंकड़ों को लेकर पूरा विवाद बना हुआ है। रजा पहलवी, जो कि 1979 में निर्वासन में गए थे, अब भी सक्रिय है और उनका कहना है कि ईरान की जनता बदलाव चाहती है और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से संभव है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दुनिया सिर्फ देखती रही तो दमनकारी ताकतों का हौसला बढ़ेगा। तो सवाल यही है, क्या दुनिया ईरान की जनता के साथ खड़ी होगी या बस नजरें झुकाकर देखती रहेगी? बड़ा सवाल है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में ईरान विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं ईरानी विपक्षी संगठन मुजाहिदीन खल्क के समर्थक जुटते हैं और ऐसे में रैली में हालिया विरोध प्रदर्शन और दमन का विरोध किया जाता है। तो मृतकों के लिए न्याय की मांग उठाई गई है। राजनीतिक बदलाव की भी आवाज यहाँ पर बुलंद होती हुई दिखाई दे रही है और इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, साथ ही रक्षा विशेषज्ञ मेजर विराट मिश्रा जी बने हुए हैं और विदेशी विशेषज्ञ डॉक्टर DK गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रुख करेंगे ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी का। सर, आपसे समझना चाहेंगे फिलहाल जो हालात बने हुए हैं ईरान में, इसको लेकर क्या कहेंगे और जिस तरह से शांति की बात को स्थापित करने की बात कही जा रही, क्या वो संभव हो पाएगा या अभी बहुत कुछ ईरान में होना बाकी है? गीतू, पूरी दुनिया इस वक्त टकटकी लगाए हुए ईरान की तरफ देख रही है। क्या अमेरिका ईरान पर इजराइल के साथ मिलकर एक भयंकर हमला चालू करने वाला है? अगर हाँ, तो कैसे, कब और किस तरीके से? सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका ने अब अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर जेरार्ड फोर्ड को ऑर्डर दिया है कि वो अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में आ जाए। तो अब इस हफ्ते के अंत तक अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए तैयार है। अब्राहम लिंकन खड़ा है उत्तरी अरब सागर में,
रेडी फॉर ऑपरेशंस, और इस हफ्ते के अंत तक और 5 या 6 दिन के अंदर भूमध्य सागर में भी जेरार्ड फोर्ड आ जाएगा। अगर हम याद रखें तो पहले के जो ऑपरेशंस हुए थे पिछले साल जून के महीने में, 12 दिन का युद्ध, उसमें इजराइल ने बहुत भयंकर बमबारी की थी 12 दिन तक ईरान के ऊपर। इस बार भी इजराइल, जाहिर बात है, अमेरिका की कदम से कदम मिलाकर हमले करेगा। गीतू, सिर्फ एक ही बात है कि अगली बातचीत का दौर कब चालू होगा। शायद इस हफ्ते के अंत तक और 4-5 दिन में अगली बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच में कहाँ होगी वो तय हो जाएगी। बिल्कुल। मेजर विराट, आपसे भी हम समझना चाहेंगे सर, फिलहाल जिस तरह की स्थिति ईरान अमेरिका को लेकर चल रही है, अमेरिका क्या कुछ सोच रहा है? क्योंकि परमाणु को लेकर भी जिस तरह से फोर्स किया जा रहा है ईरान को, तो क्या लग रहा है कि इस परमाणु संयंत्र को बनाने के लिए जो लगातार कोशिश ईरान की तरफ से होती रही, वो अब आगे चल पाएगी? क्या फिर ईरान जिस तरह से आगे न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है, उसके इस सपने में हम देखेंगे एक विरोधाभास भी देखने को मिलेगा, या फिर ये निरंतर यूं ही चलता रहेगा? लेकिन अगर ऐसा करता है तो अमेरिका एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। देखिए गीतू जी, कहीं ना कहीं ये जो पूरा ईरानी घटनाक्रम है, ये राजनीतिक बदलाव की तरफ इंगित कर रहा है। ये एक, जिसे कहें कि ह्यूमन राइट्स इमरजेंसी बन चुकी है। अगर आप देखेंगे, मेरे जो फॉरेन सर्विस वाले जो बैचमेट्स हैं, उनसे मेरी बात होती है तो वो बताते हैं कि लोगों के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया है, लोगों के जो खाते हैं सीज कर दिए हैं, लोगों की जो जमीनें हैं उनको ये लोग उसको रोक रहे हैं, किसी के पास जो जो एसेट्स बने हुए उनको फ्रीज कर रहे हैं। इस तरीके की चीजें लगातार चल रही है। तो एक तरफ तो अंदरूनी दिक्कतें हैं ईरान में, दूसरी तरफ अमेरिका की जो आपने बात करी वो भी बात सही है। अभी सर ने बताया कि वहां पे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्टेशन हो जाएंगे, एक साथ ही जेरल्ड फोर्ड भी पहुंच रहा है वहां पे। तो ये बहुत बड़ी सैनिक जो शक्ति है, महाशक्ति है अमेरिका, वो वहां पे अपने सारे एयरक्राफ्ट जब कैरियर्स वहां पे खड़े कर देगी तो ईरान के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम तो अब आप भूल ही जाइए, ये अपना आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि वहां पे पहले से ही मोसाद की एंट्री हो चुकी है इजराइल की तरफ से, और सीआईए भी सक्रिय है। तो ये दोनों ही जो जो आप पूरा देख रहे हैं, इसमें ईरान की अपनी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है और साथ में विदेशी ताकतों का भी हाथ बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा है। पर अब जो लोग थे जो 47 साल से दबे हुए थे 1979 में जब से ये रेवोल्यूशन हुआ था ईरान में, उसके बाद से अब वो समय आ गया है जब यहाँ पे तख्ता पलट की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ पे तख्ता पलट हो भी जाएगा। देखिए, कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बचा नहीं है, लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में बंद किया जा रहा है। ऐसी सूचनाएं हैं कि 50,000 से ज्यादा लोग अभी वहां की जेलों में बंद हैं, ईरानी लोग, और साथ में 7,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो कोई छोटी घटनाक्रम नहीं है। 1.5 से 2 महीने के अंदर आपने देखा कि अचानक से 0 से आप 7,000 लोगों की डेथ तक पहुंच जाते हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है, और बदलाव कहीं ना कहीं राजनीतिक बदलाव इसमें दिखता है मुझे आने वाले समय में। यानी बदलाव हो सकता है, और जिस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं तो उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। डॉक्टर डी के गुप्ता जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है इसे कैसे समझे, और इंटरनेशनल मंच से ये गुहार लगाई जा रही है कि वो भी इसमें दखल दें। यानी कि ईरान में जिस तरह से अंदरूनी कलह तो चल ही रहा है, एक तरह से अमेरिका के साथ भी ईरान के जो रिश्ते बने हुए हैं उसको लेकर एक तरह से जो दखल अंदाजी की बात कही जा रही है कि इंटरनेशनल मंच पर इस बात को उठाया जाए या वहां से भी एक प्रेशर आए या फिर उनके समर्थन में बात की जाए, तो ये चर्चा भी लगातार बनी हुई है। क्या हालात आप देखते हैं? गीतू जी, आप सभी लोगों को पहले तो महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु सभी आप लोग की इच्छाओं को पूरा करे। देखिए, इसमें अगर हम बैकग्राउंड में जाए, एक चीज तो कंफर्म है जो मेरी थ्योरी करे कि अमेरिका लड़ाई नहीं छेड़ेगा। अगर इसके हम बैकग्राउंड को जाए तो अमेरिका इराक युद्ध के बाद और खासकर जब बिडेन सरकार आई है तो उसने एक थ्योरी बना ली है कि मुझे कहीं भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। इराक से उसने सेना विड्रॉ किया, सीरिया से सेना विड्रॉ किया, अफगानिस्तान से सेना विड्रॉ किया। जहां भी 10 रुपया खर्चा होगा अमेरिका वहां नहीं जाएगा। अमेरिका का टारगेट पूरे दुनिया में इस समय केवल और केवल चीन है, ताकि उसकी इकोनॉमी को किसी तरह से 20 ट्रिलियन से पीछे रखा जाए। जहां चाइना दखलंदाजी कर रहा वहां अमेरिका दखलंदाजी कर रहा, ताकि उसकी डिस्टर्ब किया जाए। जिस तरह से पाकिस्तान में आपके बीएलए को उसने समर्थन दिया, जिस तरह से और देशों में जहां जहां चाइना के इकोनॉमिकल ग्रोथ की चांसेस है वहां पे अपनी अपनी पहुंच बना रहा है। सेकेंड थिंग्स, ये ब्लॉकेड जो किया हुआ है एक नॉर्मल मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिनके लिए कोई तेल का खर्चा कोई मैटर नहीं करता, उतना उनके हमेशा एक्सरसाइज में चलता है। इंडियन एयरफोर्स में जितना तेल उनका अब्राहम लिंकन को लाने में लगा उतना तो नाइट फ्लाइंग कर देते हैं एयरक्राफ्ट डेली बेसिस से, जो फाइटर डेली नाइट फ्लाइंग करते हैं।
पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का तेल रोज खर्चा होता है, तो वो कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है। सेकेंड थिंग्स की रही बात पहलवी की, देखिए पहलवी कोई भी आदमी जो कभी राजा रहा हो या उसका पुत्र राजा, उसके पिताजी राजा रहे हो, वो कभी भी किसी भी देश में बैठ के केवल चुपचाप एंजॉय नहीं कर रहे होते, वो अपनी पॉलिटिकल साजिश रचते रहते हैं। क्योंकि अभी न्यूज में आया है, इसलिए पहलवी के जो बेटे हैं उनका बार बार जो है जिक्र आ रहा है। वो हर मंच पे हमेशा बोलते रहे हैं, इस बार भी बोल रहे हैं। तो इसमें हाँ, लेकिन अमेरिका क्या करना चाह रहा है, अमेरिका पूरे दुनिया के अंदर वहां पे जहां भी बड़े जियोग्राफिकल कंट्रीज है, जैसे इराक है, ईरान है, या कोई ऐसे बड़े सीरिया है, कहीं दखलंदाजी खुद अपनी सेना को नहीं रखना चाहता। वहां चाहता है कि रेजिम चेंज हो, उसके हिसाब से वहां गवर्नमेंट चले। जैसे वेनेजुएला में, वो वेनेजुएला में अपनी सेना भेज सकता है, लेकिन नहीं भेज रहा है। वो अपने सेना का कत्लेआम नहीं चाहता, वो अपने पैसे नहीं खर्चा करना चाहता, और उसके भी बहुत सारे कारण है। जो रेड सी है और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, दुनिया के लगभग कम से कम 30 से 35% ऑयल उसी रूट से जाते हैं। और अमेरिका से जो संबंध विच्छेद हुए और इजराइल से जो संबंध, इराक ने अपने प्रॉक्सी जो खड़ा कर दिए, रेसिस्टेंस, जो उसको एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस बोलते हैं, यमन के लिए उसने खड़ा कर दिया हाउदीज को, इजराइल को टैकल करने के उसने हिजबुल्लाह खड़ा कर दिया, और उसके बाद हमास के लिए इजराइल कर दिया। तो इस तरह से उसने अपने प्रॉक्सीज बनाए, और अमेरिका को भी पता है कि अगर हम इतने बड़े जियोग्राफिकल लोकेशन में अगर हम इन्वाइट करते हैं, तो वहां पे पता नहीं कितने प्रॉक्सीज, जैसे इराक में उन्होंने किया, तो इराक में क्या हुआ, इराक में वो आईएसआई आ गई, अलकायदा आ गए, जो अमेरिका को हमेशा टक्कर देंगे। तो अमेरिका बिल्कुल सेफ रह के रेजिम चेंज करेगा, और पूरी कोशिश करेगा कि वहां के लोग ही मेरा बिना पैसा खर्चा किए हुए सत्ता को बदले। जो $264 बिलियन उसने टैरिफ से कमाया है इस साल, जिससे उसने 3 मिनिस्ट्री का सब्सिडी पूरी भर दी है, ट्रंप ने अपना 1 रुपया नहीं लगाया, विदेशी पैसे से अपने टैरिफ जितने सब्सिडी बदल दिया। तो अमेरिका इस समय अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना चाहता था, उसकी सुप्रीमेसी बनी रहे। तो अमेरिका इराक में, मुझे जहां तक लगता है कि आने वाले 1 या 2 महीने में बहुत ज्यादा प्रेशर है, जो हमारे तो न्यूज में आ रहा है वैसा नहीं है। न्यूज में केवल एक टॉक चल रही है, अंदर कमरे में चल रही है, किस तरह से तुम हटो, तुम्हारे बेटे को ला दो, किसी को ला दो, लेकिन तुम हटो, ताकि मेरा वहां कंट्रोल रहे और मेरी वहां शेयर बताओ। इसलिए इस समय इजराइल से भी अमेरिका का अंदर जो रूम जो है बहुत चल रहा है। तो ये अंदर क्या चल रहा है, मेरी थ्योरी ये कहती है, बाहर तो जहाज लाएगा, 1-2 और एयरक्राफ्ट कैरियर ला लेगा, कोई इश्यू उसके लिए नहीं है जी। बिल्कुल, यानी कि देवनाथ सर, ईरान के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। अंदर तो विरोध चल ही रहा है, बाहरी तौर पर भी हम देख रहे हैं कोई सेफ्टी ईरान के पास से अभी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्या हालात फिलहाल आपको लग रहे हैं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से अगर अंदरूनी विरोध इतना बढ़ जाएगा तो तख्ता पलट होना तय है, ये माना जाए? इसमें कोई शक नहीं है कि तख्ता पलट अमेरिका चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप चाहता है। जैसे वेनेजुएला में हुआ, कोशिश तो यही है कि अगर अंदरूनी ताकतें खड़ी हो जाएं आयतुल्लाह खमेनी के खिलाफ। वेनेजुएला में जो अमेरिका ने एक मास्टर स्ट्रोक किया कि उसने पहले ही वेनेजुएला के वाइस प्रेसिडेंट को, डिफेंस मिनिस्टर को और मिलिट्री के बड़े बड़े जनरल्स को अपनी तरफ तोड़ लिया। अमेरिका इस तरह की भी एक कोशिश कर रहा है। तो सबसे बड़ा दारोमदार ये है कि फैक्टर एक ये है कि क्या फिर से किसी वजह से किसी समय आने वाले 1 महीने में या आने वाले 6 महीने में फिर से लाखों की तादाद में ईरान में बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरेंगे और सरकारी प्रॉपर्टीज में आग लगाएंगे और कूच कर देंगे पेजेश्कियन के ऑफिशियल रेसिडेंस की तरफ, आयतुल्लाह खमेनी के पैलेस में घुस जाएंगे क्या? ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा बड़ा फैक्टर है कि इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड को क्या अमेरिका तोड़ पाएगा? क्या इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो बड़े बड़े जनरल्स हैं, अमेरिका उनमें से 1-2 जयचंद या विभीषण तोड़ पाएगा? अगर ये दोनों चीजें होती हैं तो अमेरिका डेफिनेटली उस वक्त बाहर से हल्का सा धक्का देगा, बड़े पैमाने पर ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अभी रोड़े कौन डाल रहा है? एकमात्र संगठन है इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड। उनकी तादाद 1,75,000 है और वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और आयतुल्लाह खमेनी के बीच में मजबूती से खड़े हैं। इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड को अभी तक तोड़ने में अमेरिका नाकामयाब साबित हो रहा है। मोसाद के एजेंट ने कोशिश कर ली, CIA के एजेंट्स ने कोशिश कर ली, लेकिन IRG के एक भी टॉप कमांडर को या पॉलिटिकल जो उनकी गाइडेंस देने वाले होते हैं उनको अमेरिका अपनी तरफ नहीं कर पाया। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जिस दिन IRG में दरार आ जाएगी
आयतुल्लाह खुमानी को मजबूर होकर रूस जाना पड़ेगा। जी। बिल्कुल। और मेजर विराट सर, देखिए जिस तरह से अमेरिका ने एक तरह से सपोर्ट किया था जब हम देख रहे थे ईरान के अंदर प्रदर्शन हो रहे थे, लोग काफी गुस्से में थे, उन्हें सपोर्ट मिल रहा था अमेरिका का, और यहाँ पर सीधे तौर पर ईरान को उस वक्त धमकी भी अमेरिका की तरफ से दी जा रही थी कि जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो इसका अंजाम ईरान को भुगतना होगा। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि इन प्रोटेस्टर्स को अमेरिका का साथ नहीं मिला। तो किस तरह की रणनीति पर उस वक्त अमेरिका काम कर रहा था? क्या उसकी सोच थी कि ऐसा तो नहीं था कि प्रदर्शनकारियों के सहारे अमेरिका जो उसके हित है वो साधने की कोशिश कर रहा था? देखिए गीतू जी, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कहीं ना कहीं जो भी देश है वो अपने ही हित साधता है और अमेरिका भी वही कर रहा है। देखिए जो मिलिट्री एक्शन होता है वो उसको आप जनरली देखिए दो तरीके से होता है। एक होता है बूट्स ऑन द ग्राउंड, कि लोग अपनी मतलब देश अपनी फौजें भेज दे। फौजें नहीं भेजी जाएंगी। ये जो यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचे हैं, ये दूर से ही बॉम्बिंग करने में सक्षम है। जो पिछली बार जब हमला हुआ था जून में, तब भी आपने देखा होगा कि इनके जो एयरक्राफ्ट थे उन्होंने जाके सीधे बॉम्ब कर दिया था। इतने बड़े बम गिराए थे कि जो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो अपने आप में ही बहुत हद तक डिस्ट्रॉय हुई थी, बहुत ज्यादा उनको नुकसान पहुंचा था। तो वहां जाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ बॉम्बिंग की बात कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट ही जाके बॉम्ब कर देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अंदर से जो ईरानियन इकोनॉमी है वो खोखली हो चुकी है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो करप्शन बहुत बड़े रूप से, व्यापक रूप से यहाँ पे फैल चुका है और लोग त्रस्त हैं। लोगों की जो आजादी है वो छिनी हुई थी। तो ये दोनों चीजें इन टैंडम काम कर रही हैं। एक तरफ विदेशी हाथ है, सीआईए और मोसाद मदद कर रहा है, लोगों को अंदर से पैसे भी पहुंचा रहा है, और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि वहां पे जो खोखली इकोनॉमी थी, जो लोग परेशान थे, वो आपस में इतना गुस्सा है कि वो खुल के सामने आ गया है इस समय। तो ये दोनों चीजें मिलके काम कर रही। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन यहाँ पे निश्चित है, क्योंकि इजराइल भी वही चाहता है। उसको नहीं चाहिए एक ईरान ऐसा न्यूक्लियर पावर्ड देश बने जो उसकी वहां पे जो सत्ता है, जो वहां पे उसका प्रभुत्व है, उसको कमी आ पाए किसी भी तरीके से। उसके बाद आप तेल के ऊपर भी ध्यान दीजिए। देखिए ईरान के पास बहुत बड़ी मात्रा में तेल के भी रिजर्व्स हैं। अगर वहां पे तख्ता पलट होता है, सत्ता परिवर्तन होता है, तो तेल के ऊपर अमेरिका का भी वो बनेगा, जो कंट्रोल है वो आ जाएगा, जैसे वेनेजुएला में हुआ। तो यही चीजें हैं जो सारी जो घटनाक्रम है ये इस राजनीतिक बदलाव की तरफ इंगित करती है, ना कि किसी और बात की तरफ। एक बार खमेनी बाहर हो जाते हैं, लोग जो बंद हैं जेलों में वो रिहा होते हैं, और साथ में जो जैसा कि अभी देवनाथ सर ने बताया कि जो वहां पे आईआरजीसी वाले जो गार्ड्स हैं, उनके जो टॉप कमांडर्स हैं, उनको अगर आपने साथ मिला लिया, उनके जयचंदों को मिला लिया, तो ये बहुत ही आसानी से हो सकता है कि ये ब्लडलेस कू हो जाए, जिसमें आराम से आप खमेनी को उतार दे सीट से, और किसी और को, ये नहीं कह रहे कि रजा पहलवी को, किसी और को आप सत्ता पे बैठा दें और उसके बाद आप उनको एक कठपुतली की तरह चलाएं। ये सारा गेम प्लान है जो मुझे नजर आता है। देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ी विशाल शक्ति, एक बड़ी जिसे कहते हैं जहाज जाता है, उसके साथ सैकड़ों जहाज होते हैं, सैकड़ों एयरक्राफ्ट होते हैं, और ये कोई छोटी चीज नहीं है। अगर आप इन दोनों के डिफेंस बजट्स को भी देखेंगे तो ईरान का डिफेंस बजट 25 से 30 बिलियन डॉलर है, और जबकि अमेरिका का डिफेंस बजट 1000 बिलियन डॉलर का। तो कोई मैच नहीं है। जब ये अपने एयरक्राफ्ट भेजते हैं तो ईरानी एयरक्राफ्ट गायब हो जाते हैं। कोई एयर सुपीरियोरिटी का मैच ही नहीं। इतनी जबरदस्त फर्क है दोनों की ताकतों में। तो ईरान कहीं भी मिलिटरीली स्टैंड नहीं करता है अमेरिका के अगेंस्ट, और इसराइल के अगेंस्ट भी, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा सुपीरियर है। और मैं ये देख पा रहा हूं आने वाले समय में कि सत्ता परिवर्तन होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। हाँ, वो किस तरीके से होगा, कितना ब्लडशेड होगा, ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर डी के गुप्ता जी, आपसे भी हम यही समझना चाहेंगे कि देखिए जिस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं, कैसा लग रहा है कि अगर अमेरिका से जंग की खबरें की जो खबर जो सामने आ रही थी कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है, अगर दोनों देशों की जंग होती है, कितने लंबे समय तक चल सकती है ईरान के हिसाब से अगर हम आके? तो देखिए अगर जंग चलेगी, अगर हो जाती है, तो जहां तक मेरा थ्योरी करेगी जंग होगी नहीं। अगर जंग हो जाएगी तो ये जंग कम से कम साल 1.5 साल चलेगी। जियो पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि इराक हार जाएगा, तो ईरान हार जाएगा, लेकिन जंग चलती रहेगी। इतनी छोटा कंट्री भी वो नहीं है, उसकी अपनी सभ्यता है, उसके अपना एक पावर है, और खोमैनी के साथ कहीं ना कहीं 40% लोग बहुत इंटैक्ट हैं, जो कि मुस्लिम रेडिकल सोच से भरे पड़े हैं। तो ये जंग लंबी चलेगी। हाँ, उससे जो है ईरान जो है अलग थलग पड़ जाएगा, उसकी इकोनॉमी तो ऑलरेडी डाउन है। लेकिन इसकी जंग न होने का जो मैं समझता हूँ, ईरान अमेरिका से ज्यादा ईरान क्यों नहीं चाहता कि जंग हो। देखिए ईरान को पता है कि मेरा जो सबसे अहम दोस्त है रसिया, वो साथ दे नहीं पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। चीन बिल्कुल साथ नहीं देगा, उसको पता है कि चीन गिद्ध जैसा है,
वो केवल मुझे इंटेलिजेंस और ये सब चीजें देगा और ऊपर से ढांढस देगा। दूसरी बात कि उसकी इकोनॉमी एकदम बिल्कुल डेवास्टेटेड हो चुकी है और केवल 8, 10, 12 दिन के युद्ध में इजराइल से उसके यहाँ इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है, उसकी करेंसी का रेट इतना कम हो चुका है और जो है मैं समझता हूँ उसके पास जो भी चीजें थी लोगों के अंदर वो फैला हुआ है, तो वो ऑलरेडी एक युद्ध लड़ रहा है ईरान, अंदर एक युद्ध लड़ रहा है। तो ये जो है उसमें युद्ध में नहीं आना चाहता। अमेरिका से ज्यादा जरूरत है कि ईरान युद्ध न लड़े। प्रॉक्सी उसके सब हार चुके हैं। यमन को अमेरिका ने अभी जस्ट 6 महीना पहले पीटा है और उसके बाद हिजबुल्लाह ने अपना लगभग सरेंडर कर दिया है, सारी शर्तें मानने के लिए लेबनान की राजी हो गया है और हमास का कंडीशन आप देख ही रहे हैं। तो सब मिला जुला के ईरान इस कंडीशन में, इसका इंडिकेशन उन्होंने क्या हुआ कि जब ये कहते थे इजराइल वाले युद्ध में कि हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे न्यूक्लियर पे, तो आज उससे यू टर्न करके बोल रहे हैं हम बात करेंगे। पहले बोले हमारी शर्तें होंगी, अब बोल रहे हैं कि सारी शर्तें जो कहेगा जिसकी किसी बिल्कुल, यानी देखना होगा तैयार। ईरान अब जिस तरह से इस मुहाने पे खड़ा हुआ है उस पर वो किस तरीके से फैसला लेता है। क्या वो अमेरिका के सामने झुकेगा या फिर एक बदलाव को लेकर वो चिंतित है और वो बदलाव होना तय है, ये माना जाए। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।